हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का पहला हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज मास परसेंटेज W/W। ये एक कंसंट्रेशन टर्म है, ये इक्वल टू होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। कोई भी कंपोनेंट का मास ले सकते हो सोल्यूट या सॉल्वेंट का, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब आपको सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास लेना है इनटू 100। सपोज हमें एग्जांपल में दिया हुआ है 10% W/W ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है वो डिजोल्व है 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में। ठीक है, 90 ग्राम्स इसलिए लिया क्योंकि 10 प्लस 90 हो जाता है 100, तो 10/100 हो जाएगा हमारा 10% ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सिमिलरली जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है दैट इज V/V। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट का वॉल्यूम ले सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर आपको दिया हुआ है 35% ऑफ इथेनॉल V/V, इसका मतलब क्या है कि हमें 35 ml ऑफ इथेनॉल जो है 65 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, दोनों को ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा, तो 35/100 विल बी 35%। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज हमें दिया हुआ है 10% ऑफ NaCl W/V। इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम्स ऑफ NaCl है वो डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ppm। और ये कंसंट्रेशन टर्म हम तब यूज करते हैं जब सोल्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी, और इसे हम ट्रेसेस भी कहते हैं, जैसे पोल्यूटेंट्स एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो हमने ऑलरेडी कंसंट्रेशन जो टर्म पढ़ी हुई है उनको क्या करना है, आपको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है, मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट है A एंड B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा number of moles of A divided by number of moles of A plus B. Similarly, mole fraction of B is equal to number of moles of B divided by number of moles of A plus B. और जितने सारे कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करते हो वो हमेशा आता है इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैरिटी की। मोलैरिटी का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। और याद रखना जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर से वेरी करती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने में वॉल्यूम चेंज होता है, तो मोलैरिटी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैरिटी की। इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो मोलैरिटी है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, क्योंकि इसमें हमने मास लिया सॉल्वेंट का और टेम्परेचर से मास चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है गैस का तो ज्यादा जो गैस है वो डिसॉल्व हो जाएगी सॉल्यूशन में, तो हम इसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। जो KH होता है दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे राउट्स लॉ की। राउट्स लॉ का हमारा फॉर्मूला है, अगर आपके पास वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब दोनों जो लिक्विड है वो दोनों क्या बना सकते हैं, वेपर्स बना सकते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, इसको इक्वेट कर सकते हैं P1 इक्वल टू P01 Chi1, P2 इक्वल टू P02 Chi2, और P01 P02 इज नथिंग बट इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड सेकंड, और टोटल प्रेशर होता है हमारा इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, और याद रखना अगर हमें क्या दिया, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है इन वेपर फेस, ये जो मोल फ्रैक्शन था ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन में था, बट अगर हमें वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन दिया तो हम तब भी P1 P2 निकाल सकते हैं। तो P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल एंड P2 इज इक्वल टू Y2 P टोटल। अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आपने डाला है एक सॉल्वेंट में, जो क्या कर सकता है, सॉल्वेंट तो वेपर बनाता है बट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल,
तो टोटल जो वेपर प्रेशर होता है और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं। सपोज आइडियल सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो क्या होगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन ए मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। और याद रखना जो टोटल प्रेशर है दैट विल बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि राउल्ट्स लॉ ये फॉलो कर रहा है। और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, जब आप दोनों को मिक्स करते हो तो वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ये राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते। दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है? जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ए एंड बी दैट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? कम होती है, ठीक है। जो टोटल प्रेशर है दैट विल बिकम ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ ए प्लस बी, और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होता है। ओवरऑल जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? टोटल प्रेशर बिकम लेस देन द प्रेशर ऑफ ए प्लस बी, और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, मतलब प्रोसेस जो है वो हो जाती है एक्सोथर्मिक। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव मींस कि वॉल्यूम क्या हो जाता है? मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम विल बिकम लेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। याद रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है सॉल्वेंट में और सॉल्वेंट अगर वॉलेटाइल होगा तो क्या होगा? जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा दैट विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो इसका फॉर्मूला ये है P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 इज इक्वल टू Chi2। P01 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये P1 है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, एंड Chi2 है इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट आप ऐसे भी लिख सकते हो N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं? N2 को इग्नोर, क्योंकि प्लस में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 N2 डिवाइड बाई N1। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है सॉल्वेंट में तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से, दैट इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम, ठीक है। केबी क्या होता है? हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसके यूनिट होते हैं केल्विन केजी पर मोल, और स्मॉल एम होता है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं W2 बाई M2 इंटू W1, ऊपर आ जाएगा 1000। W2 क्या है? मास ऑफ द सोल्यूट। W1 क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड M2 इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो याद रखना डेल्टा TF जो होता है दैट इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल एम। जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और उसे ही हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब याद रखना है KF क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल, और ये होता है स्मॉल एम इज मोलैलिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1 इंटू M2। W2 क्या होता है? मास ऑफ द सोल्यूट, W1 इज मास ऑफ द सॉल्वेंट, दोनों केजी में होता है। M2 इज मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ये 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, सो पाई इक्वल टू CRT। याद रखना C कंसंट्रेशन है इन फॉर्म ऑफ मोलैरिटी, R हमारा गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स हम लिख सकते हैं W2 बाई M2। W2 है मास ऑफ द सोल्यूट, M2 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, RT डिवाइडेड बाय V वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैन हॉफ फैक्टर, उसको हम I भी कहते हैं। सो I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास, और I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है।
सपोज आपको दिया NaCl, तो याद रखना NaCl डिसोसिएट होता है, ये 2 आयन प्रोड्यूस करता है, एक Na का, एक Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, तो I की वैल्यू 2 हो जाती है। सिमिलरली K2SO4 में क्या होता है, K2 की 2 आयन्स निकलती हैं, ठीक है, और SO4 की एक आयन होती है, तो हमारा बनता है I इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन क्या होता है, इसमें एसोसिएशन शो करता है, इथेनॉइक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, I का वैल्यू 0.5 हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर, और वैन हॉफ फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम I का वैल्यू यूज कर सकते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में I की वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये क्या होता है डिसोसिएशन, लेस देन 1 है तो वो क्या होता है एसोसिएशन, और अगर I का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना तो डिसोसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डैनियल सेल की, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Zn2 प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn सॉलिड से एक्वा स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये 2 लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को, कॉपर 2+2 कॉपर ये रिडक्शन रिप्रेजेंट करता है। ई ऑफ द सेल हमारा है 1.1 वोल्ट। अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन है 1.1 वोल्ट तो करंट का फ्लो होता है Zn2 कॉपर, और अगर वोल्टेज इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आपने ज़्यादा कर दिया 1.1 वोल्ट से तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स हो जाता है कॉपर टू जिंक, और ये बन जाता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल के बारे में। सेल पोटेंशियल इज ई नॉट ऑफ द सेल, और वो होता है इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और ये जो ई नॉट रिप्रेजेंट करता है विच इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर, और याद रखना कैथोड की जो वैल्यू होती है वो ई नॉट ऑफ एनोड से हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूला के बारे में। ये तब हम यूज करते हैं जब हमें क्या दिया हो, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर। जब 1 मोलर से कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है तो हम नर्स्ट इक्वेशन से ई ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें इक्वेशन दिया है A प्लस BB, exchange of electrons with n electron result in formation of CC and DT. So E of the cell becomes equal to E naught of the cell minus RT by NF log of QC. R क्या हमारा गैस कांस्टेंट 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, T टेम्परेचर केल्विन में, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, F इज फेराडे कांस्टेंट विच इज 96500 कूलम पर मोल, log of QC रिएक्शन क्वोशिएंट। QC को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर हमें टेम्परेचर दिया 298 केल्विन, मोस्टली कैलकुलेशंस में आपको 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, तो आप लिख सकते हो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, RTF की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय n log of concentration of C raised to power C, D raised to power D, A raised to power A, B raised to power B। ठीक है, तो ये था हमारा नर्स्ट इक्वेशन। इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास है जिंक सॉलिड प्लस CD2 प्लस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2 प्लस एंड CD। नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, रिडक्शन भी 2 इलेक्ट्रॉन, N2 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाई 2 एंड लॉग ऑफ, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखेंगे, याद रखना सॉलिड्स को आप इग्नोर करते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता तो आप रेज़ टू पावर वो कर देते। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम जो सेल पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0 हो जाता है, और ई नॉट ऑफ द सेल बिकम्स इक्वल टू 2.303 RT बाय NF log ऑफ KC। याद रखना QC की जगह KC आ जाता है, और इसमें हमारा रिलेशनशिप है ई नॉट ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अगर हमारा टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन तो ई नॉट ऑफ द सेल बिकम्स इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ KC। नेक्स्ट है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G नॉट जो है दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ NF E नॉट ऑफ द सेल। N क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मतलब कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, F इज फेराडे कांस्टेंट एंड E नॉट ऑफ द सेल। और अगर आप क्या करो, E नॉट यहाँ से वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो E नॉट की, तो हमारा बन जाता है डेल्टा G नॉट बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ KC। तो इसमें डेल्टा G नॉट और KC का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे।
सबसे पहले रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो होता है रेजिस्टिविटी, यूनिट होता है ओम्स, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी होती है रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए, यूनिट होता है ओम्स सेंटीमीटर। कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई आर, 1 बाई रेजिस्टेंस और 1 बाई रो ए बाई एल, और 1 बाई रो क्या होता है हमारा कैपा, और कैपा होता है हमारी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी ए बाई एल, इसका यूनिट होता है पर ओम्स, और आप यूज कर सकते हो सीमेंस विच इज एस। कंडक्टिविटी होती है इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, तो कैपा इज इक्वल टू जी एल बाई ए, और इसका यूनिट होता है सीमेंस पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। सपोज आपके पास कंडक्टिविटी सेल है, तो कंडक्टिविटी आप फाइंड कर सकते हो 1 बाय आर एल बाय ए। एल बाय ए हमारा फिक्स हो सकता है कंडक्टिविटी सेल में जो लेंथ होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप फिक्स कर सकते हो, तो एल बाय ए इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, जिसे हम जी स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी स्टार डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन आप ज़्यादा वाटर ऐड करते हो तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी होता है हमारा लैम्डा एम। जब हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो तब उस कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज़ इक्वल टू कैपा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। तो कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, एम होता है हमारा मोलैरिटी, ये होता है हमारा कंडक्टिविटी। यूनिट हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और याद रखना जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते हो और डाइल्यूशन करते हो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा नॉट एम, और ये होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास इक्वेशन है डी बाई हकल इक्वेशन, वेयर मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ऑफ ए अंडर रूट ऑफ सी। सी कंसंट्रेशन है और जो ए है इट्स ए कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम बात करें कॉलरेश लॉ की। अगर हमारे पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल कम इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायंस इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायंस इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। एग्जांपल है हमें दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये एक ही आयन है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि Cl हमारे 2 हैं तो ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लास्ट में है डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो Ka होता है, दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C होता है कंसंट्रेशन, अल्फा क्या है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें सबसे पहले हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो याद रखना अगर आप क्या करते हो, यू विल पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन, तो जो सब्सटेंस है दैट विल गेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू ZIT। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये करंट है इन एम्पियर टाइम इन सेकेंड्स। और आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मोलर मास IT डिवाइड बाय NF। तो M हो जाएगा मोलर मास, N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुए हैं, F हो जाएगा फैराडेज कांस्टेंट 96500, I करंट इन एम्पियर टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सपोज आप क्या कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रोलाइट से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट एक्सेप्ट। जैसे सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका मोलर मास 23 डिवाइड बाय 1 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका मोलर मास है 24 डिवाइड बाय 2 12 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। एल्यूमिनियम का हो जाएगा 27/3 विच इज इक्वल टू 9। तो जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उनका रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सपोज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा R बाय डेल्टा T, ठीक है। अब याद रखना ये जो ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट कर सकता है कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो क्या करते हैं, क्योंकि माइनस आ जाता है जब डिक्रीज होती है फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम माइनस लगा देते हैं ताकि टोटल वैल्यू प्लस आ जाए। सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T,
ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव में आता है ये। और यूनिट याद रखना, रेट का होता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम दिया हुआ है, जैसे PCl5 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PCl3 Cl2, तो सब में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ PCl3 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cl2। बट अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट दिए हुए हैं, तब हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ N2O5 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 NO2 प्लस O2, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से 2 से डिवाइड कर देना है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे एंड इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है AABB रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CC एंड DD। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, जो रेट है दैट बिकम्स इक्वल टू K होता है हमारा रेट कांस्टेंट, A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। ठीक है, अब ये जो X एंड Y है, ये जो एक्सपोनेंट है, याद रखना ये एक्सपेरिमेंट से आप डिटरमाइन कर सकते हो, और इनकी जो वैल्यू है A या B से सेम भी हो सकती है और इट कैन बी डिफरेंट। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो ये एक्सपोनेंट टर्म्स है, जब आप इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर लेते हो, ठीक है, जितने भी एक्सपोनेंट टर्म्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर हमारा 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जब x और y की वैल्यू 0 आती है तो इसे बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जो वैल्यू है k की, इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होते हैं मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k का यूनिट होता है पर सेकेंड, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में पर मोल लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। सपोज एक रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। उसमें कितनी ज़्यादा स्पीशीज है, मतलब कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अगर एक है तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 डाईमॉलिक्यूलर, 3 ट्राईमॉलिक्यूलर, और 3 से ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमसे हमारा बनता है K बिकम्स इक्वल टू द R0 माइनस R डिवाइडेड बाई T। ठीक है, R0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम टेकन इन सेकेंड्स। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, दैट बिकम्स इक्वल टू द R0 डिवाइड बाई 2K इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K होता है रेट कांस्टेंट। तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे, तो इससे हमारा बनता है K इज इक्वल टू 2.303 T टाइम टेकन लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R0 बाय R विच इज फाइनल कंसंट्रेशन, और T हाफ हो जाता है इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K। तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरइनएस इक्वेशन के बारे में। ये रिलेशनशिप है रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो K इज इक्वल टू ए ई माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। तो A है यहाँ पे क्या, आरइनएस फैक्टर, E है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, R है गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर इन केल्विन। अगर आप लॉग लगा लेते हो तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ K इज इक्वल टू लॉग ऑफ A माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। ठीक है, सपोज इसी फॉर्मूले में हमारे पास क्या K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2, तो हम क्या कर सकते हैं, K1 एंड K2 का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो log ऑफ K2 बाई K1 बिकम्स इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R ब्रैकेट में 1 बाई T1 माइनस ऑफ 1 बाई T2। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, जो रेट है दैट बिकम्स इक्वल टू P ZABE माइनस EA बाई RT। सबसे पहले ZAB क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट है AB, तो उन दोनों के बीच में कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड, तो दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और P है हमारा स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उनमें से सिर्फ कुछ कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसे बोल रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो उस परसेंटेज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। आई होप आपको फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक फॉर्मूला समझ आया हो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।